है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा अग्रसेन संस्थान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्र प्रथम में। मेरा नाम है केसर तापड़िया और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम ना सिर्फ व्यवसाय जगत में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने लोहिया ग्रुप के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये मेड्स के संस्थापक एवं चेयरमैन भी हैं। यह बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है श्री विनीत लोहिया जी। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। सर, ये जो 25 सालों का मेड्स का सफर है और जो मेड्स की उपलब्धियां हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? इन 25 सालों में हमारे मेड्स ने जो एजुकेशन के बारे में बच्चों के लिए सोचा, तो हमारा जो विजन था वो यही था कि हम उच्च शिक्षा जो है बच्चों को संस्कार के साथ दे सकें। तो हमारे जो मेड्स के सभी लोग थे, जितने भी ट्रस्टीगण थे, और इसमें खास तौर से जो हमारे संस्थापक नंद किशोर गर्ग जी थे, उन्होंने एक विजन को लेकर वो उसको आगे चले और हमको उसमें इन 25 सालों में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। और राष्ट्र प्रथम को रखते हुए हमने उस शिक्षा का निर्धारण किया कि बच्चे शिक्षा भी पाएं और उनके मन में राष्ट्र के प्रति एक भावना हमेशा बनी रहे कि ये जो भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे राष्ट्र के काम आए, हमारे देश के काम आए, हमारे समाज के काम आए। बिल्कुल सर, मैं आपकी इस राष्ट्र प्रथम की बात से वाकई बहुत प्रभावित हुई। सर, ये व्यवसाय से शिक्षा की ओर आने का सफर आपको किस चीज ने प्रेरित किया? देखिए, जो हमारा उद्योग के लिए भी एक सोच थी, जो विजन था, वो हमारे पिता श्री नारायण कुमार लोहिया जी की भी यही सोच थी और हमारी भी वो संस्कारों की वजह से यही सोच थी कि हम उद्योग लगाएं तो राष्ट्र के नागरिकों के लिए लगाएं। ये जो जितनी बड़ी बेरोजगारी हमारे देश के अंदर है, वो बेरोजगारी को हम कम कर सकें, उसके लिए हमने उद्योग लगाया। और ये उद्योग लगाने के पीछे यही कारण था कि आज हम 10,000 लोगों को जो है वो रोजगार देते हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई, हमने ऐसे उद्योग को चुना जिसके अंदर हम जो रोजगार पूरक हो, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और इस 140 करोड़ की जनसंख्या में जो रोजगार देने का कार्य है, अगर हम ऑटोमेटिक की खाली मशीनें आज नई टेक्नोलॉजी की लगा देते हैं तो रोजगार में कमी आ जाती है। तो हमने उसी उद्योगों को चुना जिसके अंदर रोजगार पूरक हो जो उद्योग। उसके बाद क्योंकि शिक्षा जगत में आने का आपने एक कारण पूछा कि शिक्षा जगत में आप कैसे ट्रांसफर हुए, तो जो काम चाहे वो उद्योग का हो और चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, सब काम जब हमारी नीति ही शुरू से हमको संस्कार ही ये मिले कि हमको राष्ट्र के लिए काम करना है, तो वो उद्योग भी उसी के लिए था। आज ये शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हम आए, क्योंकि एक राष्ट्र तभी मजबूत बन सकता है जब उसको उसकी शिक्षा जो है वो अच्छी हो, क्योंकि बिना शिक्षा के एक राष्ट्र अधूरा रहता है। बिल्कुल सर, बिना शिक्षा राष्ट्र अधूरा है। लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है, ये भारतीय संस्कृति से कुछ कटती जा रही है, कुछ दूर होती जा रही है। इस विषय को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की नई पीढ़ी हमारी सनातन धर्म से थोड़ा छिटक रही है। उसमें हम बच्चों के अंदर नहीं बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे शिक्षकों को सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने छात्रों को अपने सनातन धर्म से कैसे जोड़ सके। ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये विश्व का सिर्फ एक ऐसा धर्म है जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को दर्शाता है। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक जीने की कला है सनातन धर्म। इसके अंदर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं
जो पूरी साइंस आज आप देख रहे हैं, ये पूरी साइंस, चूंकि आदमी छिटक गया है उस संस्कृति से, उस सनातन पद्धति से छिटक गया है, तो अभी उसको उस साइंस के बारे में भी नहीं पता। तो सनातन धर्म की जो एक साइंस है, जो हमारे ऋषियों ने, जो ये ऋषि होते थे, ये रिसर्चर थे हमारे, ये हर चीज की जो आज आप कहते हैं वैज्ञानिक हैं, तो वो ऋषि भी हमारे रिसर्चर थे। उन्होंने पूरे वायुमंडल की, पूरे ब्रह्मांड की लिए जो है ये सब रिसर्च की थी, और उन सब चीजों को शास्त्रों के जरिए सब चीजें हमारे पास हैं, लेकिन चूंकि हम उनको भूल गए, अगर आज हम दोबारा से उन चीजों के ऊपर अगर आते हैं तो हम विश्व के अच्छे राष्ट्र बनने की ओर सर्वप्रथम रहेंगे। अब शुरू हो गया है दौर, अब लोग समझने लगे हैं, नई पीढ़ी भी समझने लगी है कि हम जो है सनातन पद्धति का, और यहाँ की हिंदुस्तान की तो जो बात है आज विदेशों में भी उस सनातन संस्कृति के ऊपर तमाम तरह की रिसर्च हो रही है, लेकिन जो चीज हमारी मूल में है वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ के छात्रों को ये चाहिए, भी मैं संदेश भी देना चाहूंगा कि वो अपनी संस्कृति को समझें, अपनी सनातन संस्कृति को समझकर उस पर चलकर उस पर रिसर्च करें, तो वो ज्यादा जो है कामयाब होंगे, अपनी हर फील्ड के अंदर कामयाब होंगे। और हमारे शिक्षक गण भी उन चीजों को, क्योंकि हमारी जितने भी ये कॉलेजेस हैं उसमें उस तरह की शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि भाई आप सनातन धर्म के हिसाब से अपनी चीज को चलें, ताकि हमारा राष्ट्र जो प्रथम है और रहेगा अगर हम सनातन संस्कृति के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत स्पष्ट रूप में हमें ये बताया कि अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ उतना ही सुंदर खिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है और एआई और टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन नित नए आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे में प्रतियोगिताएं बढ़ती ही जा रही हैं, बच्चों के लिए चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। तो आप हमारे विद्यार्थियों को एक ऐसी क्या शिक्षा देना चाहेंगे जिससे वो उन प्रतियोगिताओं का सामना कर पाए और एक सफल विद्यार्थी की बने? देखिए, आज हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी, वो कहते हैं जब चैलेंजेस आते हैं तो उस चुनौतियों का सामना आदमी को ये करके करना चाहिए कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इस एआई को भी हमारे छात्रों को चाहिए कि इसको हम अपॉर्चुनिटी की तरह लें। और जो ये सनातन धर्म की बात अभी आपने इससे पहले पूछी थी, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, ये जो एआई है ये तो आज आई है। हमारे यहाँ तो एआई में आप ये देखिए, जो हनुमान जी गए उड़ के चले गए थे, वायु के द्वारा चले गए थे, वहां से उठा के ले आए थे पूरी जितनी ये अपनी बूटी थी, पहाड़ का पहाड़ ले आए थे। तो हमारे यहाँ पहले सनातन पद्धति में भी था ये सब चीजें। तो ये सब चीजें आज की नहीं है, ठीक है, आज साइंस ने उतनी तरक्की की है, एआई आज आया है, तो हमको छात्रों को चाहिए कि उस एआई को एक नई जो टेक्नोलॉजी है ये उसके ऊपर उसको गौर से पढ़ें, करें और उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हमको दुनिया में आगे निकलना है। अगर हम एआई के ऊपर भी एक अच्छी तरीके से पूरी तरह उसका माइंड में रख के उसका इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से और आगे चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे छात्र, हमारा देश प्रथम होकर निकलेगा। और हमारे जो भी छात्र यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे मैथ्स के जितने कॉलेजेस हैं यहाँ से निकल रहे हैं, वो सब अव्वल नंबर पे आ भी रहे हैं। आज हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे नंबर पा रहे हैं, अच्छे सिचुएशन में आईएएस के एग्जाम होते हैं तो उसमें 5वें नंबर पर हमारा छात्र आया है। और भी छात्र जो फील्ड में भी आज खेलों में और उनमें सब में हमारे छात्र जो है हमारे कॉलेजेस के बहुत अच्छे नंबर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे छात्रों का ये दायित्व भी है और वो कर भी रहे हैं। बिल्कुल सर, हर बच्चे का एक सपना होता है कि उसका एक अच्छा व्यवसाय हो, एक अच्छा करियर हो। तो आपके अपने युवा दिनों में क्या विजन था और आज तक की जो ये व्यक्तिगत सफर आपने तय किया है, उसमें से क्या ऐसी शिक्षा है, एक कैसी क्या सलाह है जो आप हम सबके साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, जब हम भी यंग थे तो कोई ऐसा नहीं था कि हमारे कोई परिवार में बहुत पैसा था या हम कोई पैसे वाले परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन हाँ, 3 चीजें हमने संस्कार अपने बड़ों से जरूर लिए। कड़ी मेहनत, जो कि बिना कड़ी मेहनत करे कोई चीज सफल नहीं हो सकती। दूसरी चीज,
बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है ऑनेस्टी। तो हमने उस बात को ध्यान में रखा कि जब तक ऑनेस्टी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी अपने काम के प्रति, बिजनेस के प्रति, ईमानदारी नहीं होगी का मतलब सभी चीजों से हो जाता है कि आप हर चीज में ऑनेस्ट हो, खाली एक चीज में नहीं, कि चाहे आपका हिसाब किताब में ऑनेस्ट हो, लेन देन में ऑनेस्ट है, बिजनेस कर रहे हैं तो इन सब चीजों में ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तीसरी चीज सत्यता। हमने कभी भी अपने लाइफ में झूठ बोल के बिजनेस करने की कोशिश नहीं की। जब भी हमने अपना एक ध्येय बनाया हुआ था कि हम सच्चाई के साथ बिजनेस करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप एक घर में, वैसे भी एक जनरल सिचुएशन में आदमी जाता है बाजार में, ठेले पे गया, बोला जी ये क्या भाव है? उसने कहा आलू 10 रुपए किलो। आप बेफालतू में झूठ बोल देते हैं कि दूसरे ठेले वाला 8 रुपए किलो दे रहा है, सिर्फ उसको पैसे तोड़वाने के लिए। नहीं होना चाहिए। सत्यता की जो ताकत है बहुत बड़ी है। आप कहिए मैं 8 रुपए किलो लेना है बस मेरे को, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अगर उसका 8 रुपए में देना होगा देगा। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसलिए ये 3 चीजें, सत्यता, ऑनेस्टी और दृढ़ परिश्रम, और चौथी चीज है विजन। एक विजन जरूर होना चाहिए कि हमारा ये विजन है, ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य की हमको प्राप्ति करनी है। अगर विजन अच्छा हो और उसके साथ ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो कोई ताकत नहीं है, ईश्वर भी उनका साथ देता है कि वो अपने मुकाम तक पहुंचे। बिल्कुल सर, ये इतनी बड़ी संस्था बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मैं समझती हूँ। और खास करके मेड्स जैसी संस्था जहाँ सालाना 10,000 से ज्यादा बच्चे विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं और अपनी जीवन शैली सुधारते हैं। तो आप इस सफर को कैसे देखते हैं और आने वाले समय में और हम क्या कुछ देख सकते हैं मेड्स के इस अम्ब्रेला के अंदर? देखिए 10,000 बच्चों का जो आज पढ़ते हैं, ये सफर 500 बच्चों से शुरू हुआ था, 200 बच्चों से शुरू हुआ था। धीरे धीरे 25 सालों में आज 10,000 बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। और अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि ये बच्चे सब अपने अपने मुकामों पर अच्छी जगह, उनको सब जगह भी मिल रही है। आज हमारा इंस्टीट्यूट ये ट्रिपल+ की उसको वो मिली हुई है, और भी बहुत सारी चीजों में ये प्रथम की तरफ अग्रसर है। पूरे देश में हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे को महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं। तो ये सिर्फ इसका विजन, क्योंकि जो एक यहाँ के जो संस्थापक थे उन सबकी सोच थी एक राष्ट्र प्रथम की। तो उसी को दृष्टि नजर रखते हुए सब लोगों का विजन यही था कि हम अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देकर, इसमें हमारा कोई ध्येय ये नहीं था कि हमको कोई इससे पैसा कमाना है या हमको कुछ, सब जितना पैसा आता है सब ट्रस्टियों का डोनेशन के रूप में आता है। यहाँ पर सब हमारे जितने व्यापारी वर्ग, जब दोस्त लोग हैं, ट्रस्टी लोग हैं, सब अपना यहाँ पर पैसा जो देते हैं वो दान के रूप में देते हैं। उनको कोई उससे लगाव नहीं है कि हम ये दें तो ये वापस आए हमारे पास या इसके लिए। तो हम बल्कि यहाँ पर जो ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास पैसा नहीं भी होता तो उनसे फीस भी नहीं लेते, तो ये भी हमारे लोगों का रहता है यहाँ पर। तो ये जो 10,000 छात्र हैं देश के लिए काम करें, अच्छे से काम करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें और इस देश का नाम रोशन करें, यही हमारी जो है वो सोच रहती है। और इसी सोच के साथ हमने ये कार्य किया था और मैं समझता हूँ इसका फल हमको भी मिल रहा है और सबको मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ मैं इसी के लिए सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। दीपावली का त्योहार भी आने वाला है, तो उसकी भी, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को, हमारे सभी छात्रों को, इस देश को, सभी को दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना समय दिया। आपकी सोच, आपका विजन और आपका विद्यार्थियों के प्रति स्नेह हम सबको प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में मेड्स नई ऊंचाइयों को छुएगा और राष्ट्र के हित में और आगे बढ़कर काम करेगा। मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया।